अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत अहम होने लगा है क्योंकि आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन्स किन को कहा जाता है। इससे कबल हमने एक बड़ा मॉलिक्यूल यानी मैक्रो मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स को डिटेल में डिस्कस किया है। अब इंशाल्लाह हम लोग आगे मौजूद प्रोटीन्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो चलें चलते हैं बोर्ड की तरफ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि प्रोटीन्स क्या होते हैं। तो बच्चों, आज का टॉपिक है प्रोटीन्स और इंट्रो में मैंने आपको बताया कि ये टॉपिक बहुत अहम है बोर्ड के लिहाज से भी, और साथ ही साथ ये आपको पता होना चाहिए कि आपका जिस्म का सारी जो फंक्शनिंग है वो सारी फंक्शनिंग असल में कर कौन रहा है? प्रोटीन कर रहे हैं। तो प्रोटीन को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का दारोमदार और इन्हिसार जो है वो प्रोटीन्स के ऊपर है। तो इस टॉपिक को आप सिर्फ बोर्ड के लिहाज से इम्पॉर्टेंट ना समझें, अपनी ज़िंदगी के लिहाज से भी इसको इम्पॉर्टेंट समझें। तो चलते हैं प्रोटीन्स की तरफ। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि प्रोटीन्स हैं क्या। बच्चों, प्रोटीन्स जो हैं वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं। नाइट्रोजनस का मतलब है नाइट्रोजन से मिलकर बने हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के अलावा और एलिमेंट्स भी हैं, लेकिन नाइट्रोजन मस्ट है, नाइट्रोजन का होना जरूरी है। तो ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं। मतलब नाइट्रोजन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड्स हैं। ये कुछ खास यूनिट्स से मिलकर बनते हैं और उन यूनिट्स का नाम है अमाइनो एसिड्स। तो ये अमाइनो एसिड्स से मिलकर बनते हैं और अभी हम तफसील में जाके पढ़ेंगे कि अमाइनो एसिड्स क्या चीजें होती हैं। तो प्रोटीन्स की डेफिनेशन क्या निकलती है बच्चों? मैंने आपको इस चैप्टर के आगाज में बता दिया था कि इसमें हम 5 मैक्रो मॉलिक्यूल्स को पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स को हम पढ़ चुके, ये दूसरा मैक्रो मॉलिक्यूल हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रोटीन। तो प्रोटीन की तारीफ या इसकी डेफिनेशन क्या बनती है कि प्रोटीन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं जो अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। तो ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं जो अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। जिस तरह एक इमारत, एक बिल्डिंग ईंटों पर खड़ी होती है, इसी तरह प्रोटीन्स भी कुछ ईंटों और कुछ इकाइयों से मिलकर बनते हैं, कुछ यूनिट्स से मिलकर बनते हैं और उन यूनिट्स का नाम है अमाइनो एसिड्स। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि ये हैं मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स जो आपस में जुड़ते जा रहे हैं और एक चेन बनाते जा रहे हैं। इस चेन को असल में प्रोटीन कहा जाएगा और ये इधर से इधर भी बॉन्ड बनाते चले जा रहे हैं। तो प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के मिलने से बनती है और ये मिलते कैसे हैं, ये कैसे जुड़ते हैं, ये हम तफसील में इंशाल्लाह इसको स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले तारीफ को पढ़ना ज़रूरी है कि प्रोटीन्स ऐसे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं जो अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। तो एक बात तो आपको समझ लग रही है कि ये कोई छोटे मोटे मॉलिक्यूल्स तो नहीं होंगे, क्योंकि ये बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बन रहे हैं। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि प्रोटीन्स का शुमार भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स में ही होता है। ये भी बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं और इनका मैस अच्छा खासा होता है, इनका वजन अच्छा खासा होता है क्योंकि अमाइनो एसिड्स ढेर सारे आपस में जुड़े होते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अमाइनो एसिड्स तकरीबन 10,000 के करीब अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो उनसे प्रोटीन बनती है। यानी आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा कि तकरीबन 10,000 अमाइनो एसिड्स मिलते हैं और एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। और ये 10,000 फिक्स नहीं है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम वाले भी हो सकते हैं, लेकिन एवरेज अगर बात निकाली जाए तो तकरीबन 10,000 अमाइनो एसिड्स के मिलने से एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनता है। यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा और इसका बहुत ज़्यादा मास होगा, इसका बहुत ज़्यादा वजन होगा। तो प्रोटीन्स नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं जो अमाइनो एसिड्स से मिलकर बनते हैं।
अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। मतलब हम इसकी बनावट की बात कर रहे हैं कि प्रोटीन बनाने में कौन कौन से एलिमेंट्स का शुमार होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन बनाने में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर और हाइड्रोजन, प्रोटीन्स के अंदर ये एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। फास्फोरस इंतहाई कम, सिर्फ चंद एक प्रोटीन्स के अंदर देखा गया है। सल्फर भी कम होता है, अलबत्ता ये चार एलिमेंट्स सबसे ज्यादा पाए जाते हैं किसी भी प्रोटीन के अंदर। और इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स, कुछ प्रोटीन्स ऐसी भी देखी गई हैं कि जिनके अंदर सेलेनियम नाम का एलिमेंट मौजूद है, जिसका सिंबल Se है। आप पीरियोडिक टेबल में भी इसको देख सकते हैं। तो प्रोटीन्स इन एलिमेंट्स से अमूमी तौर पे मिलकर बनी होती हैं। ये चार एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, इनका होना बहुत ज़रूरी है प्रोटीन्स में। फास्फोरस और सल्फर और सेलेनियम कुछ कुछ प्रोटीन्स के अंदर इसको देखा गया है। डियर स्टूडेंट्स, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोटीन्स किससे मिलकर बनते हैं, अमाइनो एसिड्स से मिलकर बनते हैं। इसका मतलब है कि ये अमाइनो एसिड्स के यूनिट्स हैं और उनसे मिलकर ये सारे जब आपस में जुड़ जाएंगे तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा। और ऐसे बड़े मॉलिक्यूल को हम आमतौर पे पॉलीमर का नाम देते हैं। तो प्रोटीन जो है वो असल में पॉलीमर है। और डियर स्टूडेंट्स, ये पॉलीमर किसका है? अमाइनो एसिड्स का पॉलीमर है। बहुत सारे बच्चे अभी इस बात पे भी कंफ्यूज्ड होंगे कि सर ये पॉलीमर का मतलब क्या है। तो पॉलीमर हम कहते हैं बड़े साइज के मॉलिक्यूल। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे, जब ये जुड़ गए तो इनके मिलने से एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया है। इन छोटे मॉलिक्यूल्स को मोनोमर्स, और इनके मिलने से जो बड़ा मॉलिक्यूल बनता है उसे पॉलीमर कहा जाता है। तो ये अमाइनो एसिड्स का पॉलीमर है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें अमाइनो एसिड्स की तादाद कितनी हो सकती है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि 10,000 अमाइनो एसिड्स मिलते हैं ऑन एवरेज, और उनके मिलने से एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनता है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा एक मॉलिक्यूल होगा, मैक्रो मॉलिक्यूल होगा। अब बात करते हैं कि क्या इनको हाइड्रोलाइज किया जा सकता है, मतलब क्या इनकी हाइड्रोलाइसिस की जा सकती है। तो जिन बच्चों ने भी स्टार्ट से ये टॉपिक पढ़ना शुरू किया हुआ है, चैप्टर की बात कर रहा हूँ, उन्होंने पढ़ा ही है कि जब छोटे मोनोमर्स से मिलकर एक बड़ा पॉलीमर बन जाता है तो उसकी हाइड्रोलिसिस अमूमन हो जाती है, और वो जिनसे मिलकर बना होता है उन्हीं के अंदर टूट जाता है। तो इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है और हम लिखेंगे कि प्रोटीन्स हाइड्रोलाइज होकर या हाइड्रोलाइज होने पर अमाइनो एसिड्स बनाता है। जाहिर है जिनसे मिलकर वो बना है तो टूटेगा भी उन्हीं के अंदर, तो ये अमाइनो एसिड्स बनाएगा। तो अगर आपसे कहा जाता है कि प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस हो सकती है तो इसका जवाब होगा जी, बिल्कुल हो सकती है। और प्रोटीन्स जब हाइड्रोलाइज होते हैं तो होने पर वो अमाइनो एसिड्स के अंदर तब्दील हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन्स का वजूद कहां पर है, ये कहां पर पाए जाते हैं? तो एक तो इनका अंदरूनी वजूद है, यानी हमारे जिस्मों के अंदर कहां कहां पर ये पाए जाते हैं। मैंने लेक्चर के शुरू में कह दिया था कि इंसानी ज़िंदगी का सारा इंसानी जिस्म, उसकी ज़िंदगी का दारो मदार प्रोटीन्स के ऊपर है। डियर स्टूडेंट्स, अगर एक सेल का, खुश्क सेल का वेट लिया जाए तो उसमें तकरीबन 50% प्रोटीन्स होती हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमारे सेल्स के ऊपर ही इंसानी जिंदगी बुनियाद करती है ना, उसके ऊपर बेस करती है। तो सेल का 50% हिस्सा प्रोटीन्स के ऊपर बेस करता है। तो खुश्क सेल का 50% हिस्सा जो है वो प्रोटीन्स के ऊपर मुश्तमिल है। हमारे हर सेल के अंदर प्रोटीन्स मौजूद है,
हर सेल के अंदर प्रोटीन्स मौजूद हैं और 50% एक नॉर्मल सेल के अंदर जो है वो प्रोटीन मौजूद है। मशहूर प्रोटीन्स हमारे जिस्म की कौन कौन सी हैं? हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर हेमोग्लोबिन नाम की एक प्रोटीन होती है और इस हेमोग्लोबिन का काम होता है कि ये हमारे पूरे जिस्म में ऑक्सीजन को सप्लाई करती है। हमारे मसल्स के अंदर मायोग्लोबिन नाम की एक प्रोटीन होती है, इसका काम होता है कि ये मसल्स को जो है वो मूवमेंट में किरदार अदा करती है, मसल्स की ताकत बहाल रखने में मदद करती है। इसके अलावा हमारे आईज़ के, हमारी आंखों के अंदर मुख्तलिफ प्रोटीन्स मौजूद हैं जो देखने की सलाहियत वगैरह को कंट्रोल करती हैं, जैसे कि रोडोप्सिन वगैरह। तो प्रोटीन्स हर जगह पर हमारे जिस्म के अंदर मौजूद हैं। प्रोटीन्स बनाने की जिम्मेदारी हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने आरएनए को दे रखी है। तो हमारे जिस्म के अंदर तमाम सेल्स के अंदर आरएनए होता है। आरएनए प्रोटीन्स को बनाता है। अब ये आरएनए अकेला काम नहीं कर सकता, इस आरएनए को मैसेज आता है डीएनए से और उस मैसेज के ज़ेरे असर ये प्रोटीन बनाता है। यानी प्रोटीन बनाने का जो मैसेज है वो डीएनए से आ रहा है, लेकिन प्रोटीन बनाने की जो जिम्मेदारी है उस मैसेज को देखते हुए वो जिम्मेदारी आरएनए की है। तो आरएनए हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है। आरएनए कहाँ पर मौजूद होता है? हमारे सेल्स के अंदर छोटे छोटे कुछ हिस्से होते हैं, ऑर्गेनेलीज होते हैं जिन्हें राइबोसोम्स कहा जाता है, वहाँ पे प्रोटीन्स बनती हैं। तो प्रोटीन्स हमारा जिस्म खुद भी बनाता है, यानी ये है वो अंदरूनी ज़राए जो प्रोटीन्स के हैं। इसके अलावा जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर भी प्रोटीन्स हमें चाहिए होती हैं और ये वो प्रोटीन्स हैं जो खुराक में आके फिर टूटती हैं और टूट के हमें फिर एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करती हैं। तो इनके वजूद में याद रखिएगा कि हमारे हर सेल के अंदर प्रोटीन मौजूद है और एक एवरेज के मुताबिक तकरीबन 50% किसी भी सेल का जो ड्राई वेट होता है, खुश्क वेट जो होता है, उसका 50% प्रोटीन्स के ऊपर बेस करता है। और आरएनए मौजूद है और आरएनए डीएनए की इंस्ट्रक्शंस के अंदर रहते हुए प्रोटीन को बनाता है। जानवरों के जिस्म तो तकरीबन आप कह लें सारे के सारे प्रोटीन से मिलकर बने हैं। पौधों में अलबत्ता प्रोटीन्स की मिकदार थोड़ी कम होती है, लेकिन जानवरों में प्रोटीन्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। आगे चलते हैं, इनकी कुछ खसूसियात को डिस्कस करते हैं कि प्रोटीन्स की खसूसियात कौन कौन सी हैं। पहली बात, आम तौर पे अगर प्रोटीन्स हमें सॉलिड फॉर्म में, ठोस फॉर्म में कहीं से मिल रही हैं तो वो बेरंग होती हैं और बेजायका होती हैं। प्रोटीन्स का कोई रंग हमें आमतौर पे नज़र नहीं आता। लेबॉर्ट्रीज़ में आमतौर पे एल्बुमिन नाम की प्रोटीन पड़ी होती है, कलरलेस होती है। जायका भी कोई जो है वो नज़र नहीं आता। मैस इनका बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वज़न रखते हैं। इसको हम कहते हैं कि इनका मॉलिक्यूलर वेट है। तो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। पानी में ये अच्छे तरीके से हल नहीं होते, इसलिए आमतौर पर ये कोलाइड बनाते हैं। कोलाइड के बारे में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि मुकम्मल तौर पे डिज़ोल्व ना होने वाली चीज़ जो होती है वो कोलाइड बनाती है। और याद रखिएगा इनकी एम्फोटेरिक नेचर है, यानी ये एसिड और बेस दोनों के तौर पे काम करते हैं। इसको हम पहले ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हुए हैं चैप्टर नंबर 10 के अंदर। तो ये चंद एक खसूसियात हैं जो आपने प्रोटीन्स की जहन में रखनी है। डियर स्टूडेंट्स, जब हम कहते हैं कि प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है तो हमें यह भी समझना चाहिए कि अमाइनो एसिड्स असल में खुद क्या हैं और अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाते कैसे हैं। तो पहले हमें यह समझना है कि अमाइनो एसिड्स खुद क्या हैं, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बने हैं, और फिर हम जाएंगे इस चीज़ के ऊपर कि वो आपस में जुड़ते कैसे हैं। तो हम आते हैं इस डिटेल के ऊपर कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये लफ्ज दो लफ्जों के ऊपर बेस करता है, अमाइनो और एसिड। ये इसलिए अमाइनो और एसिड के ऊपर बेस करता है क्योंकि अमाइनो का लफ्ज तो इसलिए है क्योंकि इसके अंदर अमाइनो ग्रुप पाया जाता है, जिसके ऊपर हमने चैप्टर नंबर 3 में थोड़ी सी डिटेल की थी कि अमाइनो ग्रुप क्या होता है। अमाइनो ग्रुप हम कहते हैं NH2 को। तो जहां पर भी NH2 ग्रुप होगा, डियर स्टूडेंट्स, ये माइनस का साइन नहीं है, ये नाइट्रोजन का फ्री बॉन्ड है। चूंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी अमूमन 3 होती है, इसलिए 2 हाइड्रोजन उसके साथ जुड़े हुए हैं और एक बॉन्ड उसका फ्री है, तो ये फ्री बॉन्ड है जो मैंने यहां पे शो किया।
तो ये है अमाइनो ग्रुप की वजह से इसके अंदर नाम आ रहा है अमाइनो एसिड। तो एक बात तो तय हो गई कि इसके अंदर अमाइनो ग्रुप मौजूद होगा। इनके नाम के साथ एसिड का लफ्ज क्यों लग रहा है? क्योंकि इनकी जो नेचर है वो एसिडिक है। चूंकि ये एसिडिक होते हैं इसलिए इनको एसिड इनके नाम के साथ लग जाता है। और एसिड होने के पीछे वजह क्या है? क्योंकि इनके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाता है, जिसकी बहुत ज्यादा डिटेल हम चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करके आ चुके हुए हैं। और वो ग्रुप क्या है? C+O और साथ में OH, जिसको कुल मिला के यूं लिखा जाता है COOH। और इसमें ये भी माइनस नहीं है जबकि ये भी फ्री बॉन्ड को शो कर रहा है। तो साबित हुआ कि अमाइनो एसिड्स क्या होंगे? इसमें कार्बन की एक चेन होगी, इसमें कार्बन होंगे और कार्बन के साथ कार्बन की चेन में किसी एक जगह पर जाकर अमाइनो ग्रुप लगा होगा और किसी एक जगह पे कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होगा। तो चलें इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं और फिर जायजा लेते हैं कि क्या कुछ इसके अंदर होगा। एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये रहा कार्बन। आप फर्ज कर लें ये कार्बन की एक चेन है। अब इसके साथ और क्या हो सकता है? कार्बन आपको पता है 4 बॉन्ड बनाता है, तो हम क्या करेंगे? इसके साथ हाइड्रोजन शो कर देंगे। हाइड्रोजन को अमूमन हम एंड पे लगाते हैं क्योंकि जब बॉन्ड सेटिस्फाई करने होते हैं तो वहां पे हम हाइड्रोजन लगा देते हैं। अब हमने बात की कि अमाइनो एसिड के अंदर एक तरफ अमाइनो ग्रुप होगा और एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। तो यहां पर मौजूद होगा, फर्ज कीजिए कि ये है अमाइनो ग्रुप NH2 और इस तरफ मौजूद है कार्बोक्सिल ग्रुप जिसको हम यूं बनाते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि एक ही कार्बन होगा और उस एक ही कार्बन के एक तरफ अमाइनो ग्रुप होगा और दूसरी तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। ये दोनों इत्तेफाक से एक ही जगह पर हो भी सकते हैं, ये मुख्तलिफ कार्बन्स के ऊपर हो भी सकते हैं। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। तो आप इसे कार्बन की एक चेन समझिए, तो उसमें एक तरफ अमाइनो ग्रुप और एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होगा। तो ये है अमाइनो ग्रुप, इसको हम AG यानी अमाइनो ग्रुप कहेंगे। और ये कार्बोक्सिल ग्रुप है तो इसको हम CG हमारी आसानी के लिए कह लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस तरफ क्या होगा? यहां पर जुड़ा होगा R। अब ये R क्या है? R का मतलब है ये भी कार्बन की एक चेन है। आमतौर पे चैप्टर नंबर 3 में आप याद कीजिए कि R को हम अल्काइल समझकर आए हुए हैं, अल्काइल पढ़कर आए हुए हैं, तो ये अल्काइल है। और अल्काइल कैसे बनता है ये भी हमने चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में पढ़ा कि जब किसी अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो वो अल्काइल है। इसका मतलब है यहाँ एक कार्बन वाला मिथाइल भी हो सकता है, 2 वाला इथाइल भी हो सकता है, 3 वाला प्रोपाइल भी हो सकता है, हत्ता कि लंबी कार्बन की चेन भी हो सकती है। तो ये अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और ये एराइल ग्रुप भी हो सकता है। एराइल ग्रुप का मतलब है एरोमेटिक कंपाउंड से निकला हुआ, यानी बेंजीन वगैरह के अंदर से जब हम हाइड्रोजन निकाल देते हैं। लेकिन अमूमन अमाइनो एसिड्स में ये अल्काइल ग्रुप जो है वो ज्यादा कसरत से पाया जाता है। ज़हन में रखिएगा कि अमाइनो एसिड्स की बनावट क्या है, ये बन कैसे रहे हैं कि इसमें कार्बन की चेन है, उस कार्बन की चेन के साथ R यानी एक और चेन लगी हुई है। आप इसी को एक चेन समझ लें कि ये एक ही चेन है और उस एक चेन के अंदर एक तरफ अमाइनो ग्रुप मौजूद होगा और एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो मौजूद होगा। ये स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का। बच्चों ये अल्काइल का जो इंफॉर्मेशन है ये बड़ी अहम है। क्यों बड़ी अहम है? क्योंकि याद रखिएगा कि अल्काइल के ऊपर ही ये मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स के लिए ये मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पे कोई अमाइनो एसिड्स ऐसे हो सकते हैं कि जिनमें 5 कार्बन की चेन हो सकती है, कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हो सकते हैं जिनमें 8 की चेन हो सकती है, और ये मुख्तलिफ होंगे। मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स में ये चेन जो है वो मुख्तलिफ कार्बन एटम्स के ऊपर बेस करेगी। और कभी कभार जब हम फर्दर स्टडीज करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसकी बुनियाद पर ही हमने इनको कैटेगराइज किया हुआ है, क्योंकि अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप तो होना ही होना है, तो ये सबके अंदर ही होगा। असल में इस कार्बन की चेन ने, इस R की जो चेन है उसके अंदर कितने कार्बन है, उसने ये फैसला करना है कि ये अमाइनो एसिड कौन सा होगा।
तो ये आर की जो चेन है वो बड़ी अहम है। ये मुख्तलिफ कंपाउंड्स के लिए मुख्तलिफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की ये चेन होती है और बाकी बॉन्ड्स को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन जो है वो मौजूद होता है। पहले नंबर पे तो हमने ये पढ़ लिया कि अमाइनो एसिड्स जो हैं वो होते क्या हैं। हमने देख लिया कि उसमें कार्बन की चेन है, मुख्तलिफ कार्बन एटम्स के ऊपर बेस कर सकती है, उसके अंदर एक अमाइनो ग्रुप है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, और कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये भी एक से ज़्यादा हो सकता है, कम से कम एक एक होना ज़रूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अमाइनो एसिड्स जो हैं ये आपस में जुड़ते कैसे। इसको हम इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में बहुत ज़्यादा तफसील के साथ पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि असल में जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो एक ख़ास तरह का बॉन्ड बनाते हैं जिसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। इसको कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। हम इसको बहुत तफसील में इंशाल्लाह पढ़ेंगे अगले लेक्चर में कि पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है। जैसे मैंने आपको यहां शो करवाया हुआ है कि आप समझ लीजिए कि ये मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स हैं। हम इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, ये सी है और ये डी है, फर्ज कर लें। आपको नजर आ रहा है कि इनके दरमियान बॉन्ड्स बने हुए हैं। असल में यही बॉन्ड्स हैं जिन बॉन्ड्स को पेप्टाइड बॉन्ड्स कहा जाता है, और ये इतने ज्यादा बनते हैं चूंकि हम पता करके हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल में 10,000 के करीब अमाइनो एसिड्स भी आपस में जुड़ सकते हैं। तो आप अंदाजा कीजिए कि कितने ज्यादा अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ेंगे, और दो अमाइनो एसिड्स के जुड़ने से एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता हुआ आपको नजर आ रहा है। इन दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान ये पेप्टाइड बॉन्ड है, इन दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान ये पेप्टाइड बॉन्ड है, इन दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान ये पेप्टाइड बॉन्ड है। यानी अगर 10,000 अमाइनो एसिड्स होंगे तो आप अंदाजा कर दें कि कितने ज्यादा पेप्टाइड बॉन्ड्स यहां बनेंगे। यही वजह है कि एक प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी कहा जाता है। यानी ये जो चेन मैंने आपके सामने बनाई हुई है जिसमें हमें नजर आ रहा है कि मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स मिलते जा रहे हैं और उनके दरमियान जाहिर है पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, तो ये पूरी जो चेन है ये कहलाएगी पॉलीपेप्टाइड चेन और इसी का नाम प्रोटीन है। तो प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड में कोई फर्क नहीं है। ये एक अहम बात है जिसको आपने जहन में रखना है और ये बड़ी क्लासेस में आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। तो प्रोटीन को ही असल में पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है, और पॉलीपेप्टाइड कहने की वजह यह है कि इतने ज्यादा हजारों और सैकड़ों की तादाद में जब अमाइनो एसिड्स मिलेंगे तो उनके दरमियान उतने ही ज्यादा पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। जब बहुत ज्यादा बन जाते हैं तो हम उसको पॉलीपेप्टाइड कह देते हैं, और यहां हमने पढ़ा है कि वो पॉलीमर बना रहा है, मतलब बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना रहा है। बहरहाल ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं लेक्चर के तीसरे हिस्से में कि अमाइनो एसिड्स की अकसाम। कि अमाइनो एसिड्स कितने किस्म के हैं, उनकी टाइप्स कितनी हैं। अजीज तलबा याद रखिएगा कि हमारे जिस्म के अंदर, इंसान के जिस्म की बात कर रहा हूं, इंसान के जिस्म में 20 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। मुख्तलिफ होते तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बहरहाल जो अभी तक जिनकी तशखीस हो सकी है वो 20 के करीब है। अब उन 20 में से हमने 10-10 की दो कैटेगरीज बना दी हैं। कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं कि जिनको नाम दे दिया गया है कि वो नॉन इसेंशियल हैं। कुछ को नाम दे दिया गया कि वो नॉन इसेंशियल हैं। नॉन इसेंशियल, लफ्ज इसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, नॉन इसेंशियल का मतलब है गैर जरूरी। अब यहां बच्चे हैरान होंगे कि सर उसे नॉन इसेंशियल क्यों कहा जा रहा है, आपने कहा तो बड़े अहम है। तो इन्हें नॉन इसेंशियल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इंसानी जिस्म इनको बना लेता है। इंसानी जिस्म इसको बना लेता है असल में। यानी अमाइनो एसिड्स की दो अकसाम है। ये किस पे बेस कर रहा है? ये बेस कर रहा है कि क्या हमारा जिस्म उनको बना सकता है या नहीं बना सकता। तो इनको हमारा जिस्म बना सकता है,
यानी इनको हमें बाहर से हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हुए नॉन इसेंशियल, क्योंकि हमारा जिस्म इनको खुद बना रहा है। ये अब ज़रूरी नहीं रहा कि हम बाहर से इनको हासिल कर सकें। तो मैंने यहाँ शुरू में इसलिए बता दिया था कि प्रोटीन बनाने की जिम्मेदारी आरएनए की है। तो आरएनए ये वाले अमाइनो एसिड बना रहा है, इनको हमें कहीं बाहर से जो है वो हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। और ये तकरीबन 10 बनते हैं। ये 10 हैं जो हमारे जिस्म के अंदर ऐसे हैं कि जिनको हमें बाहर से कहीं से हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि 10 ऐसे हैं कि जिनको हमारा जिस्म नहीं बना रहा, तो उनको कहा जाता है कि जनाब वो इसेंशियल हैं। और वो इसेंशियल इसीलिए हैं कि इंसानी जिस्म जो है वो उनको नहीं बना पाता। और जब इंसानी जिस्म इनको नहीं बना पाता, तो फिर जाहिर है कि ये हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी खुराक से जो है वो लेने पड़ेंगे। इसलिए ये इसेंशियल कहलाते हैं कि ये इतने ज़रूरी हैं कि इनका लॉस हम फिर अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इनसे बनने वाली प्रोटीन्स भी कोई ना कोई किरदार अदा कर रही होंगी। अब मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि हमारे जिस्म में हीमोग्लोबिन नाम की प्रोटीन है ना, तो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जो अमाइनो एसिड्स हमें चाहिए वो हमारे जिस्म में मौजूद है, हम उसको बनाई जा रहे हैं। तो यही बात ज़हन में रखिएगा कि जो अमाइनो एसिड्स इंसानी जिस्म बना सकता है उनको नॉन इसेंशियल कहा जाएगा, और जो नहीं बना सकता उनको इसेंशियल कहा जाएगा। 10 ही इसेंशियल हैं हमारे जिस्म के अंदर, और 10 ही नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारे जिस्म के अंदर पाए जाते हैं। और इनके मिलने से फिर मुख्तलिफ प्रोटीन्स जो हैं वो बनती हैं, और इनका सीक्वेंस मिलने का बड़ा ही अहम है, जिसको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ हम अगले ही लेक्चर के अंदर उसको इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तो ये टॉपिक प्रोटीन्स के ऊपर उसके इंट्रोडक्शन के तौर पर, इसमें भी बहुत सारा एक्स्ट्रा नॉलेज जो है वो मैंने आपको प्रोवाइड किया है। तो जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज हो उसको अपनी किताब के ऊपर एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे मेंशन कर लें, ताकि आगे आपको काम आए। बड़ी क्लासेस में यही टॉपिक थोड़ी सी मज़ीद डिटेल के साथ आएगा। यहीं से इसकी बुनियाद बना के आगे जाएं ताकि मसला ना हो आपको। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा कि प्रोटीन्स क्या होते हैं। आज की हासिल तलब दो बातें। प्रोटीन्स नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स हैं, पहली बात। और दूसरी बात, ये अमाइनो एसिड्स से मिलकर बनते हैं। और अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर तो मैंने आपको समझा दिया है कि जिसमें एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक तरफ अमाइनो ग्रुप जो है वो पाए जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स को इस टॉपिक की अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी, और इस टॉपिक को बुक से ज़रूर कॉरिलेट कीजिएगा। इंशाल्लाह एक अगली वीडियो में नई दिलचस्प मालूमात के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।